अट्रैक्टेड टू वन अनदर। देखो कोई भी हम मैटर ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं लिक्विड लेती हूँ कोई सा, ठीक है, हम वाटर ले लेते हैं, पानी है हमारे पास, तो आपने यहाँ पे पानी फिल कर दिया। ये ऑब्वियसली फ्लो करते हैं एक फिक्स्ड लेवल से, हायर लेवल से लोअर लेवल पे ही ये फ्लो करेंगे। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो अब पार्टिकल्स रैंडम मोशन में जा रहे हैं ना, रैंडम मोशन में जाएंगे, एक दूसरे से दूर अगर वो भागने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली स्टेट चेंज हो जाएगी। क्यों होगी वो भी समझते हैं। हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 9 का, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास क्या मैटर प्रेजेंट है, मैटर होता क्या है, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं एंड उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम इजीली उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉलिड, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन कम्स लिक्विड, ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है, हमारे पास मिल्क है, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किसका, लिक्विड का। उसके बाद हमारे पास है थर्ड गैस, जो हमारे पास आस पास एयर प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, ये ऑब्वियसली गैस की ही कैटेगरी में आएंगे। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास O2, तो ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, जिसको हम अंदर ले रहे हैं, जिसकी वजह से ही हम क्या है, जिंदा है, ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएंगे, गैसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे, तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि मैटर आखिरकार होता क्या है, तो वो पहले डिस्कस करते हैं। देखो जो मैटर है ना, इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जो हमारे पास मैटर होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, एंड सेकंड, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि वो कुछ ना कुछ जगह को कवर कर रहा होगा, तभी जाके उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये दोनों ही चीजें मेंशन करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास भी है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रही है, उसी को हम मैटर कहेंगे। देन उसके बाद क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही मिलके बनता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें ना कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनको जोड़ के ही क्या बन रहा है, मैटर बन रहा है। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, क्या क्या है अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितने भी हमारे पास आसपास चीजें हैं, सबके सब हमारे पास क्या हैं, मैटर ही हैं। ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, फोन से पढ़ रहे होगे, पेन से लिख रहे होगे, कॉपी बुक आपके पास होगी, टेबल चेयर आगे से देख रहे होगे, बेड देख रहे होगे, ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल्स मैटर के ही हैं। टेबल है, चेयर है, एयर, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे हमारे पास है, जो भी गैसेस आसपास प्रेजेंट है वो भी मैटर ही हैं। वाटर है, हनी है, ये हमारे लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जितनी भी हमारे पास आसपास चीज़ें हैं, ये सब के सब मैटर में ही कंसिडर करी जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देन स्मॉल मिनिस्क्यूल पार्टिकल्स मेक अप मैटर, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही हमारे पास क्या है, एटम्स। देखो मिनी का नाम तो आपने सुना होगा, मिनी वर्ड मतलब सुना होगा आपने, मिनी मतलब छोटा। तो जो भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ही क्या है, एटम्स हैं। और एटम्स जो हैं जनरली हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। देखो कोई भी हम मैटर ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं लिक्विड लेती हूँ कोई सा, ठीक है, हम वाटर ले लेते हैं, पानी है हमारे पास, तो आपने यहाँ पे पानी फिल कर दिया, तो पानी में क्या है, उसके अपने पार्टिकल्स हैं। अब ये ना, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इनके बीच में ना स्पेस भी प्रेजेंट रहती है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में स्पेस भी है, तो आप क्या करो, एक आप पानी का कोई सा भी बर्तन ले लो, उसमें पानी भर दो। ठीक है, उसके बाद आप ले लो शुगर, या फिर आप इवन क्या ले सकते हो, सॉल्ट ले सकते हो। अब इनको ना आप डाल दो पानी में, तो पानी का लेवल अगर यहाँ पे था, लेट्स सपोज, ये पानी का लेवल थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है पानी का लेवल, क्योंकि ऑलरेडी ना इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास 2 क्या है, पार्टिकल्स है।
ठीक है। अब ये दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जगह है, तो आपने जैसे ही इसमें शुगर ऐड करी या सॉल्ट ऐड करे, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स है ना वो इन दोनों की जो भी बची हुई स्पेस थी वहां पे जाके चले गए। तो यहाँ पे जो लेवल है ना पानी का वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस डेफिनेटली प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। और इनमें काफी अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे सॉलिड्स हैं तो उनमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है और गैसेस में लीस्ट होता है। तभी तो आसपास गैसेस हैं हमारे पास। अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो काफी ज्यादा नजदीक रहते, स्पेस उनके बीच में क्या होती, कम होती, बट गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होती है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। अगेन क्या होता है, पानी में अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कौन सा कलर आता है, पिंक कलर, ठीक है। अब ये पिंक कलर जो आ रहा है इनिशियली तो काफी डार्क होगा, फिर आप क्या करो, अगर आपने क्या लिया, दूसरा कोई भी बीकर लिया, इसमें भी आपने अगेन पानी फिल कर दिया है, आप ना सिर्फ एक ड्रॉप डालो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप डाली है ना, ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास इसमें पिंक कलर आ जाएगा। तो अगर इसमें पिंक कलर आ चुका है, इसका क्या मतलब है कि एक हमारे पास अगर छोटा सा भी कोई ड्रॉप है, छोटी सी भी ड्रॉप है, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। इतने सारे पार्टिकल्स हैं जिनको आंखों से ना हम देख भी नहीं सकते हैं। तभी हमने क्या लिखा है, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दे मेक अप दी मैटर। आपको समझ में आ रहा है ना कि इतना ज्यादा पानी का अमाउंट था और एक छोटी सी ड्रॉप ने क्या करा, उसका रंग बदल दिया। तो विच मींस एक छोटी सी ड्रॉप में भी क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगेन आप क्या करो, आपने ये जो इस बीकर में डाला हुआ था, ये अगेन कोई दूसरा बीकर ले लो, उसमें पानी ले लो, इसका थोड़ा सा अमाउंट दूसरे में डाल दो। कलर भले ही कलर की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी, बट स्टिल दूसरे वाले में भी कलर आएगा ही आएगा। तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मास और वॉल्यूम। हमने डेफिनेशन में क्या कहा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मास होता क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि कितना मैटर कंटेन्ड है किसी भी सब्सटेंस में, उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इसकी जो SI यूनिट है वो होती है किलोग्राम। ये तो आपने वैसे सुना भी होगा इन जनरल। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, उसी को हम मास कहते हैं। SI यूनिट हो जाती है इसकी किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं। देन कम्स वॉल्यूम। क्या होती है, वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज। जो हमने अभी कहा था ना कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही हमारे पास क्या है, वही है वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट होती है मीटर क्यूब। बट जो हम जनरली यूज करते हैं ना, जो कॉमन यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है लीटर, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं, ठीक है। और हमारे पास 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर्स होता है। यहाँ पे ना काफी सारे कन्वर्जन्स लिखे भी हुए हैं हमने, जैसे कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगेन वही हो गया कि 1 लीटर इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। जैसे कि यहाँ पे हमने ये चीज लिख रखी है, ठीक है। तभी जाके तो हमारे पास ये दोनों चीजें क्या आई, एग्जैक्टली सेम आई। तो ये कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी यूनिट्स होती है। आपको 2 यूनिट्स मेनली अभी लर्न करनी है, एक हो गई लीटर, ठीक है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होते हैं और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं, और दूसरी इसकी जो मेन यूनिट है वो होती है मीटर क्यूब। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज वेरी सिंपल। अब हम आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इस पूरे चैप्टर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 है मेनली हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया जो गैसेस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है, तभी जाके उनमें स्पेस क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है,
तो पार्टिकल्स उसमें काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, स्पेस क्या है इनके बीच में कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही हम डिवाइड करते हैं किसी भी मैटर को, कौन सा सॉलिड होगा, कौन सा लिक्विड होगा, कौन सा गैस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कितने नज़दीक हैं ये या कितने दूर हैं, तो यही हमारे पास क्या होगा, अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। These three forms of matter are interconvertible, जैसे कि मैंने आपको बताया हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में भी कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कर सकते हैं, तो आपस में इंटर कन्वर्ट हम जो भी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको कर सकते हैं। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, या तो हम क्या करेंगे, जैसे पानी को अगर आप बॉईल करते हो तो उसमें टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, हीट वहाँ पे देते हैं, तो क्या होता है वो वेपर्स में चेंज होता है ना, यानी कि यहाँ पे लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो हम जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। अगर गैस से वापस आपको लिक्विड चाहिए है तो उल्टा करना पड़ेगा ना, टेम्परेचर को घटा देना पड़ेगा। तो यही हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, या तो आप प्रेशर बढ़ाओ या फिर प्रेशर को घटाओ, या टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर टेम्परेचर को घटाओ, ये बेसिक चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो क्या हुआ, हमने फ्रिज में रखी हुई थी आइस, अब हम बाहर ले आए, अंदर तो वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे थी, बाहर नॉर्मल जो टेम्परेचर रह रहा होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का ले लेते हैं। सो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो टेम्परेचर तो बढ़ गया ना, तभी जाके वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। तो वो जो सॉलिड थी आइस वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है, और कैसे चेंज हुई, जब हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास देखो ये है सॉलिड, सॉलिड में क्या है, कितने पास पास है, यहाँ पे स्पेस तो हमको इसमें दिख ही नहीं रही है, भले ही कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस यहाँ पे भी होती है। ये हमारे पास दूसरा क्या है, ये लिक्विड है, देखो यहाँ पे ये स्पेस बची हुई है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगर हम देखें गैसेस, इसमें तो ना काफ़ी दूर दूर होते हैं, ये देखो इतनी सारी स्पेस यहाँ पे बची हुई है। इवन इसमें तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया है इस फोटो में, हम जनरली ऐसे बनाते हैं, एक पार्टिकल इधर है तो एक इधर है, तो इतनी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट रहती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगेन सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स है ना काफ़ी नज़दीक है तो उसको तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, विच मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, रिजिड होगा। तो ये रिजिड होता है, ये तो रिजिड नहीं होता है, क्योंकि पानी को ऐसा तो नहीं है ना कि यार इसको मैं तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, पानी को इजीली ऐसे वो फ्लो कर जाता है ना। सेम गोस फॉर गैसेस, ये भी रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इनका फिक्स्ड शेप होता है, आप इनका शेप चेंज नहीं कर सकते हो, भले ही आप प्रेशर अगर कुछ ज़्यादा ही लगा दोगे तो शेप चेंज हो जाएगा, बट अदरवाइज विदाउट प्रेशर इनका क्या रहता है, फिक्स्ड शेप रहता है। यहाँ पे इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। आप पानी लो, आपने सबसे पहले एक इस शेप के ग्लास में लिया, फिर आपने मान लो इस टाइप का कोई बीकर है उसमें ले लिया, तो वो उसी का शेप ले लेते हैं ना। जिस भी बीकर में, जिस भी कंटेनर में आप पानी को डालोगे या किसी भी लिक्विड को डालोगे वो उसी का शेप ले लेंगे, विच मीन्स यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, इनका ऑब्वियसली इनका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, क्योंकि ये तो गैसेस ही हैं भाई। उसके बाद सॉलिड फिक्स्ड वॉल्यूम है इनका, वॉल्यूम अभी हमने डिस्कस करा था, स्पेस, कितना स्पेस कोई भी मैटर ले रहा है तो इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इनकी भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है कि जैसे अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है, जबकि यहाँ पे ना वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं रहती है इनकी। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्क्वॉश नहीं कर सकते हो, इनको भी आप स्क्वॉश नहीं कर सकते हो, जबकि यहाँ पे हम इजीली इसको स्क्वॉश कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगेन हम बेसिक यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे हम सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हमने इंक्लूड कराए हुए हैं। अगर हम शेप और वॉल्यूम की बात करें तो हमने अभी कहा सॉलिड में फिक्स्ड रहता है शेप भी और वॉल्यूम भी। यहाँ पे शेप तो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम इसकी क्या रहती है, फिक्स रहती है। और ये गैसेस में तो भैया कुछ भी फिक्स नहीं है, ना ही यहाँ पे शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। उसके बाद एनर्जी यहाँ पे लोएस्ट होती है। अब आप कहोगे अच्छी प्रॉपर्टीज अभी तक तो सॉलिड में आ रही थी, अब एनर्जी इसकी लोएस्ट क्यों हो गई? देखो किसी भी चीज को रटना नहीं है, जो आपकी डेली लाइफ में आसपास चीजें हैं ना उनको देखो। अगर हम गैसेस को देखें
तो कितने फास्टली मूव कर रहे होते हैं। जैसे मान लो सडनली सुबह हुई और वहां पे से लाइट आने लग गई, या शाम को हम देखते हैं ना धूल उड़ रही होती है, तो कितनी फास्ट उसकी स्पीड होती है। सॉलिड कोई सा भी ले लो, बुक है, कहीं भाग रही है क्या? नहीं भाग रही है, तो एनर्जी क्या है उसमें? लोएस्ट है। समझ में आया? और यहाँ पे तो थोड़ी मिडिल रहती है, मीडियम यहाँ पे एनर्जी रहेगी, यहाँ पे हाईएस्ट है। जो गैशियस पार्टिकल्स हैं बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं, तो एनर्जी इनकी मैक्सिमम रहती है। ठीक है, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, आप कितना यहाँ पे किसी भी चीज को कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड में क्या है? स्पेस है उनके बीच में? नहीं है, लीस्ट है। तो क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं ना। उसको आप ऐसे प्रेशर लगाओगे तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी लीस्ट होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सॉलिड्स को कंप्रेस करना। यहाँ पे मॉडरेट है कि आप लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हो, और इसको तो बहुत ही इजीली कर सकते हो, क्योंकि गैसेस में तो क्या है, काफी ज्यादा स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे? लीस्ट है। देन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं? तो यहाँ पे काफी पैक्ड है, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड, तो काफी पैक्ड है, बहुत ज्यादा नजदीक हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो रैंडम है एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे उतना अच्छा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट नहीं है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही रैंडम है एंड दे आर मोर स्पार्सली अरेंज्ड, तो यहाँ पे बहुत दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब है कि फ्लूइड की तरह फ्लो करना। ठीक है, तो कितना इजीली फ्लो कर पाते हैं, हमें पता है ये सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते हैं, ये तो एज इट इज रहते हैं, तो यहाँ पे ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली फ्लो करते हैं एक फिक्स्ड लेवल से, हायर लेवल से लोअर लेवल पे ही ये फ्लो करेंगे, तो इसीलिए ये पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है। दे फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन, इनको कोई मतलब नहीं है हायर लेवल है लोअर लेवल है, ये बस क्या करते जाएंगे, फ्लो करते रहेंगे, इधर से उधर बस घूमते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन हमारे पास डिफरेंसेस हैं। और क्या डिफरेंसेस हैं? मूवमेंट, तो यहाँ पे तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है ना सॉलिड्स में। लिक्विड की बात करें, इट डिपेंड्स कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कितना है, तो ये मूव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि हमारे पास हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो ये कर सकते हैं, तो मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, बट वो डिपेंड करता है लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पे तो ये फ्री है, इनका तो कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मूवमेंट चलता ही रहता है। देन कम्स इंटर पार्टिकल स्पेस, कितनी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ पे तो बहुत ही कम थी, हमने देखा था, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हमने देखा सॉलिड्स में तो काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, तभी तो इतने नजदीक नजदीक हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिडिल रहेगा, और यहाँ पे लीस्ट रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन कम्स डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं। डेंसिटी हमने मास और वॉल्यूम अभी पढ़ा था, तो हमारे पास जो डेंसिटी होती है ना, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पर वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की थी किलोग्राम, और हमने देखा वॉल्यूम के हम लीटर भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब ये डेंसिटी को ना आप समझो, हम कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा घना है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो ये डेंसिटी है। तो हमें पता है सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहे हैं। मास पर वॉल्यूम क्या है, इस केस में मैक्सिमम है, हाईली डेंस है, इसीलिए सॉलिड्स की डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। फिर यहाँ पे मीडियम रहती है, और यहाँ पे मिनिमम रहेगी, लीस्ट रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं, तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक हम इन डिटेल पढ़ेंगे। डिफ्यूजन का मतलब सिंपली है कि अगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस के, वो कितना इजीली दूसरे सब्सटेंस में क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, घुल मिल सकते हैं उससे। तो यहाँ पे तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई सॉलिड है तो ये इजीली दूसरे सब्सटेंस के अंदर तो नहीं ही जा रहा है ना, जबकि अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो लिक्विड्स तो ईजिली मिक्स हो जाते हैं, विच मीन्स यहाँ पे अगेन ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना ईजिली कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे अगर हम पानी और ऑयल देखें तो वो उतना इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं ना, तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे ही ये चीज क्या करती है, डिपेंड करती है। देन यहाँ पे तो मैक्सिमम है, कोई भी आप दो गैसेस ले लो, इजीली आपस में वो हो सकती हैं मिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे, काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। देन कम्स फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर
में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम देख सकते हैं, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड इनमें ना कुछ केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही होती है, कुछ केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, ये सब हमारे पास ना फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अपीयरेंस है, तो हम जैसे अपीयर कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लें अगर इंसानों का भी, तो हम दिख कैसे रहे हैं वो एक अलग चीज होती है, हमारे मन में कैसी भावनाएं हैं वो अलग चीज होती है। तो हर इंसान जो अच्छा दिखता है उसके अंदर अच्छी भावनाएं नहीं होती है, जो इंसान बुरा दिखता है जरूरी नहीं है कि उसकी भावनाएं बुरी हों। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ना, इसको आप रिलेट करके लर्न कर सकते हो। फिजिकल जो हमारे पास नेचर है, प्रॉपर्टीज है, वो खाली फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड रहती हैं, जबकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आखिरकार है क्या। अ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर दैट कैन बी observed or measured without changing its nature of composition। तो यहाँ पे उसका जो composition है, जो chemical composition है, उसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मुझे H2 को ऑब्जर्व करना है, हाइड्रोजन गैस को देखना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें कुछ मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो एज इट इज़ मैं जज कर सकती हूँ, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। इसमें ना हमें ये नहीं देखना है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, क्या है, बस उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, क्या खासियत है उसमें, क्या उसका शेप है, क्या उसका साइज है, अंदर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दिख कैसा रहा है वो, कलर क्या है उसका, ठीक है, कलर हो गया, ओडर यानी कि स्मेल क्या है उसकी, डेंसिटी क्या है, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के सब हमारे किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे हम ये फिजिकल नेचर ही डिस्कस कर रहे थे। जैसे अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे क्या फिक्स्ड शेप है, क्या फिक्स्ड वॉल्यूम है या नहीं, या फिर अरेंजमेंट क्या है, तो ये हम बाहर से देख रहे हैं ना, इसमें मैंने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई नहीं करवाई, तो ये सब के सब हमारे पास होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जो आगे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, बस उसकी यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नेचर। पहले ये डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। देन कम्स एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हेयर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। जैसे कि हर एक का ना एग्जाम्पल लेते हैं। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, किसी भी चीज को अगर आप टच कर सकते हो, टेबल है, चेयर है, तो ये सबको आप टच कर सकते हो, तो ये मैटर है जिसको आप देख पा रहे हो। जैसे मैं कैमरा को देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, तो हम सब के सब क्या हैं, आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, तो हम सब मैटर हैं, ठीक है। उसके बाद हेयर, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो मैं भी क्या हूँ, मैटर ही हूँ। देन टेस्ट, आप खाने को टेस्ट कर सकते हो, वो भी क्या है, मैटर है। एंड ऑल्सो स्मेल, अगर आप किसी भी चीज़ को सूंघ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कैसे आ रहा है, वो ऑब्वियसली गैसेस के थ्रू ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, तो वो भी चीज़ क्या है, दैट इज ऑल्सो मैटर। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स। ये तो हम इतने बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब आपको लर्न हो जाना चाहिए कि जो मैटर होता है काफी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डन विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई। जो एटम्स हैं इतने छोटे होते हैं कि इनको हम आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है द पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंप्राइज्ड इन्फ्लुएंसेस इट्स स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। दोनों ही फिजिकल और केमिकल। देखो अभी मैंने बताया जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन हमको करवानी पड़ती है, जो हम यहाँ पे पढ़ने नहीं वाले हैं, अगले साल पढ़ेंगे क्लास 10th में। यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स के वो बने हुए हैं, ऑब्वियसली वही क्या इन्फ्लुएंस करते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल भी, कि कितना उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या वो सॉलिड होंगे या फिर गैसेज होंगे या लिक्विड्स होंगे, इनमें किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो वो पार्टिकल्स ही हैं, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो कभी भी ना छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बूंद बूंद से ही क्या बनता है, सागर बनता है। सबने सुनी है ये बात। तो ऑब्वियसली जो मैटर है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही बन रहा है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की ही सबसे ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, उनमें काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, तभी जाके अगर हम चीनी को मिलाते हैं पानी में तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। अगेन KMnO4 सोल्यूशन अगर हम डालेंगे तो वहाँ पे पानी का लेवल अगेन नहीं बढ़ेगा, जबकि वहाँ पे हमको कलर देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो अभी हमने देखा ना पानी में कुछ भी मिला लो, सॉल्युबिलिटी का मतलब वही होता है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में घोल रहे हो। ठीक है, दैट इज व्हाट सॉल्युबिलिटी इज। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा जो पार्टिकल्स है ना वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे कि हम लिक्विड लेते हैं, हम ले लेते हैं वाटर। अब हमने क्या किया, इस वाटर को बॉईल कर दिया। अगर आपने इनको टेम्परेचर दिया, ठीक है, आपने हीट यहाँ पे प्रोवाइड करी, तो आपको देखने को मिलता है ना ये बॉईल तो करते ही हैं और पार्टिकल्स भी ना आपको मूव करते हुए दिखते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो वहां से ये जो हमारे पास मोशन है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और एक और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमारे पास कभी आप थोड़ा सा दरवाजा खोलो और वहां से जो रे आ रही होती है ना, उसमें जो भी धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हमारे पास गैसेज हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो यहां से भी हम पता कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अगर ये अट्रैक्ट ही नहीं करते तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर कोई चीज आपस में नफरत करती है तो एक साथ कैसे ही प्रेजेंट रह सकती है। तो अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी जाके तो वहां पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। The strength of the force differs from one substance to another। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मान लो आपकी और आपके दोस्त की काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो आप दोनों में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, काफी ज्यादा तगड़ा बॉन्ड है वहां पे। अगर एक तीसरी लड़की आती है और वो कहती है कि यार मुझे तो इन दोनों से बहुत ज्यादा जेलसी है क्योंकि इनका बॉन्ड है काफी ज्यादा स्ट्रांग, तो मुझे ना इन दोनों का ही बॉन्ड तोड़वाना है। तो अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपकी दोस्ती ऐसी होगी तो एक छोटी सी उसने कोई बात भी कह दी, मिर्ची लगा दी वहां पे, तो बॉन्ड टूट गया। तो ऑब्वियसली जितना स्ट्रांग बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग एनर्जी भी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जितना वीक बॉन्ड उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो रियल लाइफ से रिलेट करके केमिस्ट्री को पढ़ो और काफी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या क्या ये कर दिया है, इसको मैं जरा हटा देती हूँ। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। बताते बताते ना मैंने इतना इधर उधर करा है कि यहाँ पे इतने ये डॉट्स डॉट्स बन चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन, अभी मैंने कहा था कि आगे डिफ्यूजन आएगा, डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर द फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जो भी पार्टिकल्स हैं आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, यही तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम दो सॉलिड्स की बात करेंगे तो आपस में ये मिक्स हो रहे हैं क्या, एक दूसरे में घुस जा रहे हैं? नहीं। जबकि अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, जैसे हमारे पास लिक्विड्स है, ठीक है, जैसे लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जा रहे हैं, घुल मिल जा रहे हैं। तो विच मीन्स वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, KMnO4 ले लो, शुगर ले लो, तो ये सब डिफ्यूजन के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। अगेन ये KMnO4 सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि वो जो एक छोटा सा पार्टिकल है उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं और वहां पे कभी भी लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है पानी का, क्योंकि जो स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स वहां पे जाके वो पार्टिकल्स चले जा रहे हैं। सेम गोज विथ शुगर इन वाटर। तो अगर आप शुगर को डाल दोगे पानी में तो पानी का लेवल ना कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह बची थी ना वो शुगर पार्टिकल्स वहां जाके बैठ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगेन वही चीज है, अगर आपने मान लो चीनी को पानी में मिलाना है तो आपने एक तो ऐसे ही छोड़ दिया है रूम टेम्परेचर पे, एक आपने क्या करा, आपने कहा कि यार मैं गैस जलाती हूँ, इसको गैस में रख देती हूँ। तो दोनों को देखना, यहाँ पे ना सबसे पहले हो जाएगी जब आपने गैस में रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा जहाँ पे आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और आप उसको मिक्स भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा हुआ क्यों आखिर, हमें ये जानना है। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर अगर हमने दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से इधर उधर रैंडम वो मूव करने लग गए और ज्यादा इजिली एक दूसरे में घुल चुके हैं, इसीलिए डिफ्यूजन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो गया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये डेली लाइफ से जो मैं चीजें बता रही हूँ उनकी हेल्प से समझ में आ रहे होंगे। अगेन देखो यहाँ पे क्या है, डाई आपने डाल दी, या KMNO4 इसको ले लेते हैं। यहाँ पे आपने KMNO4 डाला, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके वो मिक्स हुआ और वो पूरे ही पानी में मिक्स हो गया है। आपको ये कभी नहीं देखने को मिलेगा कि यार आपने क्या किया, KMNO4 का यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिया है और सिर्फ इतने पोर्शन पे ही आपको देखने को मिला कलर। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। आपने ड्रॉप डाली, धीरे धीरे करके वो क्या करता है, फैलता जाता है। पहले सिर्फ इतने पोर्शन पे कलर होगा, फिर पूरे ही पोर्शन पे आपको वो कलर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है, जैसे इक्वल वर्ड किसके लिए आता है कि दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो पार्टिकल्स है वो पूरे ही पानी में क्या है, फैले हुए हैं, सिर्फ एक जगह पे नहीं इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे और क्या हमको पढ़ना है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। देखो हम ना स्टेट को इजीली चेंज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं स्टेट कैसे हम चेंज करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, स्टेट चेंज पिरामिड। सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेल्टिंग की हेल्प से। आइस को आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको हमेशा बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है, अगर मैंने पानी लिया, अब मुझे उसको आइस में चेंज करना है, तो मैं कहाँ जाके रखूंगी, फ्रीजर में जाके रखूंगी। वहां पे टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा, ऑब्वियसली कम होता है। तो विच मीन्स अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। फिर अगर आपको लिक्विड को किस में चेंज करना है, गैस में, तो आपको अगर पानी को उबालना है, जब वो उबलेगा तभी जाके तो उसमें वेपर्स बनेंगी। उस केस में आपको विच मीन्स अगेन टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं या फिर बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको अब गैस को लिक्विड में चेंज करना है, यानी कि वो वेपर को वापस लिक्विड में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर को घटाना पड़ता है, और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सॉलिड को हम डायरेक्टली भी गैस में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर आपको गैस को सॉलिड में चेंज करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आई होप ये स्क्रीन पे दिख रहा हो, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन या फिर सॉलिडिफिकेशन। गैस को अगर सॉलिड में चेंज करना है तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा या फिर डिपोजिशन उसको हम कह देंगे, ठीक है। अगेन सब्लिमेशन में टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, और अगर गैस से सॉलिड में करना है तो डिपोजिशन प्रोसेस में टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमें इतना तो समझ में आ गया है, उसमें ज्यादा मोशन होगा। मोशन अगर ज्यादा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो अब पार्टिकल्स रैंडम मोशन में जा रहे हैं ना, रैंडम मोशन में जाएंगे, एक दूसरे से दूर अगर वो भागने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली स्टेट चेंज हो जाएगी। क्यों होगी वो भी समझते हैं। अगर मेरे पास एक सॉलिड है, वहां पे पार्टिकल्स काफी नजदीक हैं, अब क्या हुआ, मैंने इसको हीट कर दिया, एनर्जी दे दी, पार्टिकल्स दूर जाने लग गए, दूर जाने लग गए। तो दूर किस में होते हैं, लिक्विड में, तो ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। लिक्विड पे आते हैं, अगेन इसमें पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, बट इतने दूर भी नहीं है कि वो गैस हो। अब क्या हुआ, इस लिक्विड को मैंने अगेन हीट करा, और दूर चले गए, और दूर चले गए, तो अगेन इतना ज्यादा दूर किस में होते हैं, गैस में, तो वो किस में चेंज हो गया, गैस में। तो यहाँ पे खेल किसका है, टेम्परेचर का है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, तो स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर सॉलिड टू गैस भी हो सकता है डायरेक्टली, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, जो पार्टिकल्स हैं दे बिगिन टू मूव फ्रीली और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, सॉलिड्स अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड्स एंड सिमिलरली लिक्विड्स आल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म द गैसेस, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। हमने देखा अभी कि टेम्परेचर और प्रेशर दो हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो कि स्टेट ऑफ मैटर को इम्पैक्ट करती है। सबसे पहला हमने टेम्परेचर तो बहुत ईजिली समझ लिया है। अब प्रेशर में क्या होगा, देखो मेरे पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं, लेट्स सपोज ये थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ पार्टिकल्स बना दिए। अब इनमें ना प्रेशर लगा दो, ठीक है, ऊपर से मैं प्रेशराइज कर रही हूँ। तो अगर हम किसी भी चीज को प्रेशराइज करेंगे, पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, दूर तो भागेंगे नहीं। तो ये पार्टिकल्स ना नजदीक आ गए, कुछ इस तरीके से ये पार्टिकल्स नजदीक आ गए।
यहाँ पे दूर दूर थे, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास है लिक्विड, अब ये नजदीक आ गए हैं तो ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। तो यहाँ पे उल्टा होगा, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, जबकि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेस, क्योंकि जो स्पेस है वो घट जा रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा होगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, thus by applying pressure and reducing temperature we can convert a solid to liquid and a liquid to gas। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को भी घटाएंगे, जो कि हम किस केस में कर रहे थे, यहाँ पे जैसे कंडेंसेशन है तो यहाँ पे प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना भी सकते हो। एक सिंपल सा डब्बा बना दिया, सॉलिड हो गया। यहाँ पे एक आपने बीकर ले लिया, उसके अंदर लिक्विड बना दो तो वो लिक्विड हो गया। यहाँ पे गैसेस में बादल बना दो, गैस बन गया। और ये एरोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो प्रोसेस मेल्टिंग है, अगर लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो फ्रीजिंग है, और बाकी जो भी चीजें मैंने बताई हैं इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। देखो यहाँ पे ना वेपराइजेशन की अगर हम बात करें तो वेपराइजेशन का मतलब हमें समझ में आ गया है कि अगर हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम या तो वेपराइजेशन कहते हैं या फिर उसको बॉइलिंग कहते हैं। बट एक और टर्म ना आपने जरूर सुना होगा जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या है आखिरकार वो देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में ही ना डिफरेंस होता है। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो जो लिक्विड है वो बॉइल करता है, जबकि अगर हम बात करें इवेपोरेशन की तो उसमें क्या होता है, लिक्विड टू गैस चेंज तो हो रहा होता है बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इवेपोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स अ चेंज from a liquid phase to a gaseous phase below the substance boiling point। boiling point क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर, जैसे कि पानी के लिए boiling point क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज दैट टेम्परेचर जिसमें जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देन हम देखते हैं वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन हमारे पास है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टू गैसियस चेंज एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे ही हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है, और यहाँ पे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट चेंज अगर करता है। ठीक है, दीज चेंजेस आर एंडोथर्मिक, रिक्वायर्स एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सो का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो एक्सोथर्मिक, अगर ये वर्ड आपके पास आया है तो इस केस में अगर कोई भी रिएक्शन अकर करी है तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी कि उस रिएक्शन को अकर करने के बाद वहां पे से हीट बाहर आ रही होती है। लर्न कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, थर्मिक, थर्मल एनर्जी आपने सुना होगा, वो आता है हीट के लिए। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर आ रही होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी हमारे पास होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो, EN, एनर्जी दो, एनर्जी देनी है मतलब उस रिएक्शन में। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि अगर आपको लिक्विड को वेपर में चेंज करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है, तो आपको हीट देनी पड़ रही है, तभी जाके तो बॉईल करेगा। ठीक है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, समझ में आ गया ना। ये जो हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और हमारे पास दूसरा टर्म आता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जिसमें हमारे पास कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, यानी कि वो फ्रीज हो रहा होगा। और यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, दोनों सेम होता है। जैसे कि अगर हम आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, और पानी का क्या होगा,
फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आ गया? उसके बाद है एट मेल्टिंग पॉइंट These two phases यानी कि सॉलिड और लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, तभी जाके तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो सॉलिड है वो लिक्विड में भी चेंज हो रहा है और जो लिक्विड है वो सॉलिड में भी चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। ये एरो हमने क्यों बनाया है, सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज हो रहा है और लिक्विड से वापस सॉलिड में भी, तो ये इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, At this point, both solid state and liquid state exist simultaneously. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Melting point एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है at atmospheric pressure. On the other hand, अगर हम बात करेंगे freezing point की, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड क्या होगा, फ्रीज होगा at atmospheriक pressure। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। तो मेल्टिंग को ही ना हम फ्यूजन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसी को हम फ्यूजन भी कहते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एट विच आइस जो कि सॉलिड है वो वाटर में चेंज हो रही है जो कि लिक्विड होती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें जो मेन फोकस करना है वो डिग्री सेल्सियस वाले पे ही करना है, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग जिसको हम देख सकते हैं फ़ारेनहाइट में। और हमारे पास केल्विन भी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास केल्विन आएगा दैट इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो केल्विन में कितना हो जाएगा, दैट विल बी 273 केल्विन। कई बार 273.15 केल्विन भी गिवन रहता है, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हमें एनसीईआरटी में भी गिवन है और जनरली ना आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैंने हीट प्रोवाइड करी। ठीक है, तो अब इसमें स्टेट तो चेंज हो गया है, बट वो हीट गई कहाँ आखिर? तो इसका ना बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है हिडन। कोई भी चीज़ अगर छुपी हुई है तो उसके लिए हम लेटेंट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये ना छुपी हुई हीट है जो कि टेम्परेचर चेंज तो नहीं करा रही है, बट ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? जनरली जब भी हम हीट की बात करते हैं तो हीट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, बट अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है तो वो हीट एनर्जी यूज़ कहाँ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज कराने में ही यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लेटेंट हीट को ही हम पढ़ते हैं ऑफ फ्यूजन और ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास चेंज हो रहा है वो किससे हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, क्योंकि फ्यूजन को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, so it is the amount of heat energy that is required to change 1 kg। हम 1 kg 1 किलोग्राम की बात करते हैं जो कि मास की क्या होती है, SI यूनिट होती है, ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मेंशन करना आपके पास इंपॉर्टेंट है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो हमारे पास चेंज होता है हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा ऑब्वियसली, जो कि क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो वेपराइजेशन यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा होगा, लिक्विड टू गैसेस चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अगेन 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure and at its boiling point। तो यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्यूजन की बात करें तो मेल्टिंग हो रही है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो आई होप ये दोनों भी डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, यानी कि जो हमारे पास लिक्विड वेपर में चेंज हुआ वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं वो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यानी कि आसपास जो एटमॉस्फेयर है जो उसका प्रेशर है
दोनों आपस में जब भी इक्वल होंगे तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी मटीरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटीरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द गैस फेज फ्रॉम द लिक्विड फेज। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है फॉर वाटर। ये बस यहाँ पे नोट्स फॉर्म में हमने लिख दिया है, बाकी डिस्कस तो हमने सब कुछ कर लिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम देखेंगे एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू पीपल, ठीक है। देन हम आ जाते हैं सब्लिमेशन में। हमने देखा था सॉलिड से अगर डायरेक्टली किसमें चेंज आ रहा है, गैस में चेंज आ रहा है, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं सब्लिमेशन। इसका उल्टा क्या हो जाता है, डिपोजिशन होता है, या फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो बीच में लिक्विड नहीं आएगा, सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ना सब्लिमेशन किन किन चीज़ों में अकर कर सकता है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सॉलिड CO2 सुना होगा, हमारे पास सॉलिड CO2 स्टेजेस में काफ़ी यूज़ होता है। कभी शादी वगैरह हो रही है, डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, तो कुछ ऐसा आपको धुआं धुआं दिखता होगा। ये होता क्या है, ये होता है हमारे पास CO2। तो ये सॉलिड CO2 होता है। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। आइस इसलिए क्योंकि आइस की तरह ही दिख रहा है ना, वही वाइटिश कलर है यहाँ पे, और ड्राई बिकॉज ये हमारे पास ड्राई होती है, ठीक है। अब ये जो सॉलिड CO2 है ये हमारे पास ऑब्वियसली सॉलिड होती है क्योंकि उसके नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास CO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ये हमें पता है, गैस फेज में, ठीक है। तो ये गैस से किस में चेंज हुई है, सॉलिड में। तो विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर सॉलिडिफिकेशन, या फिर डिपोजिशन। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीजें हैं। दिस इज द सॉलिड CO2 ड्राई आइस, जिसका हम डांस परफॉर्मेंसेस में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन हमने अभी डिस्कस कर लिया है। इवेपोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग, दोनों में ही डिफरेंस क्या होता है। द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट अंडरगो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे वो चीज हो रही है तो उसको वेपराइजेशन या बॉइलिंग कहेंगे। अगर उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो चीज अकर कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लोथ्स, जो आपके गीले कपड़े हैं वो किस प्रोसेस से सूख रहे हैं, वो इवेपोरेशन से ही तो सूख रहे हैं ना, कि उनका जितना पानी है वो हो जा रहा है इवेपोरेट, वो उड़ जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बॉइलिंग हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी। वाटर किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया, और यहाँ पे कोई बॉइलिंग अकर नहीं करी, यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये हमारे पास सिंपल इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन तो डेली लाइफ में हर जगह हो रहा है। अगर ये हमारे पास पानी है, ठीक है, ये हमारे पास पानी है, नदियों में है, लेक्स में है, जहाँ पे भी है, तो इनमें इवेपोरेशन तो होता रहता है ना, पानी ऊपर जाता रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर बादलों से पानी वो वापस नीचे आता है। वाटर साइकिल तो हमने पढ़ी हुई है। तो ये प्रोसेस है हमारे पास इवेपोरेशन का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो देखो बॉइलिंग जो है ना, वो हर एक पार्टिकल चेंज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे अकर नहीं करती है। जबकि जो इवेपोरेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अकर करता है, वो सिर्फ यहाँ पे सरफेस पे ही अकर करता है। जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड फेज में हैं वो वेपर फेज में चेंज होंगे। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें बॉइलिंग में, तो जितने पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सरफेस पे हो, चाहे वो अंदर कहीं पे हो, यहाँ हो, ये जितने पार्टिकल्स हैं ये किस में चेंज हो रहे हैं, ये वेपर फेज में चेंज हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं, एक्जैक्टली सेम होते हैं। बॉइलिंग पे, इवेपोरेशन पे दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। वेपर प्रेशर हमेशा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अकर करती है। ये एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट पे ही अकर करती है, ठीक है। यहाँ पे बबल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको कोई बबल नहीं देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। पानी उबालते हो तो बबल्स देखते हो या नहीं देखते हो। अगर इवेपोरेशन हो रहा है, आपके घर में कपड़े सूख रहे हैं, वहां पे बबल्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो जो डेली लाइफ में चीजें हैं ना, बस उनको याद करो और ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो 4 फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा अगर करेगा, तभी तो हमने कहा ना कि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हो रहा है। लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, 70 पे भी होगा। 70 पे इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में चेंज हो सकते हैं, वेपर स्टेट में, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। देन कम सरफेस एरिया। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगी तो उतने ज्यादा पार्टिकल्स क्या हो पाएंगे, ऊपर जा पाएंगे, चेंज हो पाएंगे किसमें, वेपर स्टेट में। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप कपड़े सुखाते हो, एक तो आप फैला के डालते हो या बिल्कुल ऐसे अंदर बंद करके डालते हो। हमेशा मम्मी क्या कहती है कि कपड़े ना बेटा फैला के डालो। क्यों डालते हो फैला के, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया अगर बढ़ गया है, ज्यादा पार्टिकल्स फ्री हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सरफेस पे हमको पार्टिकल्स चाहिए इवेपोरेशन में। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इजिली पार्टिकल्स सरफेस से जा सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं वेपर में। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हमने बिल्कुल ऐसे मोड़ के ही डाल दिए हैं बस, ठीक है, खोला नहीं है हमने उन कपड़ों को, तो उस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा कपड़ों को सूखने में, क्योंकि वो जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या पानी की जो भी बूंदे हैं हमारे पास, वो तो चेंज ही नहीं हुई ना वेपर में। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। ह्यूमिडिटी, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा उतना कम इवेपोरेशन का रेट रहता है। क्यों होता है ऐसा, एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसा दिन है जहाँ पे ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, कितना वाटर वेपर का कॉन्टेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में। तो अगर ज़्यादा कॉन्टेंट है वाटर का तो इतना ज़्यादा ही तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट हैं। अब वो जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स कपड़े में है या किसी भी और चीज़ में है, तो वहाँ से वो क्यों ही ऊपर उठ के जाएंगे, क्यों उसमें इवेपोरेशन होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ह्यूमिड डे अगर है तो ऑलरेडी एयर में क्या है, इनफ वाटर वेपर है, तो वहाँ से वो चेंज नहीं हो पाता है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। एंड उसके बाद है विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कपड़े जल्दी सूखते हैं। कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, इसका सिंपल सा तो यही मतलब है ना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, वेपर में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती कैसे है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ना, लिक्विड फेज में है। ठीक है, अब ये लिक्विड फेज या फिर आप स्टेट कह दो, इसमें ये क्या कर रहे हैं, जो इनके आसपास की सराउंडिंग्स हैं उनसे एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो भी हमारे पास हीट एनर्जी है या जो भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है, मेनली हीट एनर्जी होती है, इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद दे ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको ये ओवरकम कर जाते हैं, क्योंकि एनर्जी मिली, एनर्जी ही तो चाहिए होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो ये किस में चेंज हो गए, ये गैस यानी कि वेपर में क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, अब बिकॉज इन्होंने जो आसपास की हीट है ये तो खुद ले ली है, तो आसपास हीट की कमी हो जाएगी। हीट की अगर कमी होगी तो वहां पे तो कूलिंग होनी ही होनी है। समझ में आ गया रीजन। उसके बाद है जैसे एग्जांपल हमारे पास स्वेटिंग जो है, इट कूल्स डाउन आवर बॉडी। हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है, क्यों करती है और इससे हमें कूलिंग कैसे मिलती है। तो मेनली क्या होता है, देखो जैसे हमारी बॉडी से स्वेट प्रोड्यूस हुआ तो इस केस में क्या हुआ, जो भी लिक्विड है वो वेपर फेज में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ से बॉडी से ही तो वो एनर्जी ली होगी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन के लिए। तो हमारी बॉडी से अगर एनर्जी ली है तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग। तो सबसे पहले ना हम ये वाला देखते हैं, दिस इज रिलेटेड टू अस। ठीक है, तो ये ज्यादा ईजी है हमारे लिए समझने के लिए। वी ड्रेस इन कॉटन ड्यूरिंग द समर सिंस कॉटन इज अ पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट, इट अलाउज मोर पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मतलब भी क्या है, इट इज जस्ट स्वेटिंग ओनली। ये भी हमारे पास क्या है, स्वेटिंग ही है जो हमारी बॉडी में अकर कर रही है।
to come into touch with the air, promoting more evaporation. We have a cooling effect when wearing cotton clothing because of this. इसका मतलब आप समझे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, हम जनरली समर्स में ना कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनमें एक तो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं और जो हमारे पास कॉटन है काफ़ी अच्छा वाटर एब्जॉर्बेंट है। तो जैसे ही हमारी बॉडी ने स्वेट प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो उस केस में इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसने जैसे ही एब्जॉर्ब करा तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो ये स्वेट इवेपोरेट होगा और ये एनर्जी कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा। तो बॉडी में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन्ड है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू डेली लाइफ। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, टीचर्स पूछ लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से देखना, ठीक है। इट इज़ केप्ट इन अर्थनवेयर कंटेनर्स। जो हमारे पास पानी है उसको ठंडा रखने के लिए हम हमेशा अर्थनवेयर कंटेनर्स यानी कि जो हमारे पास पॉट्स होते हैं, मटके होते हैं, उनमें रखते हैं, ठीक है। तो वो मटकों में क्या होता है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है इंक्रीज होता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ चुका है तो एनर्जी वो वाटर से लेंगे और वाटर क्या रहेगा हमारे पास, कूल ही रहेगा, चिल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। उसके बाद टू कीप आवर बॉडी कूल वी स्वेट अ लॉट। अगेन ये जो स्वेटिंग है ये भी हमारे पास अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये भी क्या कर रही है, इसकी वजह से भी हमारी बॉडी क्या रह रही है, काफ़ी कूल रह रही है। Evaporation is what transpiration ultimately is. Our body's water evaporates using energy in process and lowering our body temperature as a result. वही है कि एनर्जी बॉडी ने प्रोवाइड करी, ठीक है, हीट एनर्जी, तो हमारी बॉडी में हीट का कंटेंट कम हो गया। हीट अगर हमारी बॉडी में कम है तो कूलिंग इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इनको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, वी हैव अ कूलिंग इफेक्ट when wearing cotton clothing because of this evaporation, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि जो उसका फॉर्मूला है, जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है, डिफरेंट है, या कभी सेम आ रहा है और कभी डिफरेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो तीनों ही केस में फॉर्मूला रहता है H2O यानी कि सेम रहता है। तो B विल बी द करेक्ट आंसर, इट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैसेज हैव डेफिनेट शेप। ये प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं है तो पहला ही करेक्ट हो गया। गैसेज का इनडेफिनेट शेप होता है यानी कि कोई भी शेप इनका फिक्स्ड नहीं है। देन उसके बाद गैसेज हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज हायर, ये भी करेक्ट है। गैसियस पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी नहीं है और हमसे वही पूछा गया था, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर, सॉलिड टू गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन या फिर सब्लिमेशन। उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अगर गैस टू सॉलिड हो रहा होगा तो उस केस में उसको क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज। मैंने आपको बताया था नैफ्थलीन है जिसमें सब्लिमेशन होता है, हमारे पास CO2 है, ठीक है। सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं वो भी हमने देखा था, दोनों में ही क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। अगर हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें ऑब्वियसली टेम्परेचर कम चाहिए होगा और प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि गैसेस क्या है, दूर दूर है पार्टिकल्स। अगर लिक्विड में चेंज करना है तो पास लाना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। लिक्विड टू गैस अगर आपको करना है तो उस केस में हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैनल पे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करने वाले हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, फिजिक्स यहाँ पे कवर होगा, बायो कवर होगा। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और भी सब्जेक्ट्स हम एड ऑन करते जाएंगे। सो इस चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।